हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इंसिडेंट्स, टाइप्स कौन कौन से होंगे। उसके अलावा हमने देखा था कि साइट्स जहाँ जहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है। उसके अलावा रिस्क क्या क्या हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट हमने देखा था ट्यूबल प्रेगनेंसी क्या होती है, क्लिनिकल टाइप्स, क्लिनिकल वेराइटीज़ देखी थी हमने क्या होती हैं, एक्यूट, अनरप्चर्ड और क्रोनिक। उसके अलावा हमने देखा था साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस क्या होंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट या हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस क्या होंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। सबसे फर्स्ट होता है हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री का कलेक्शन करते हैं। कोई भी हम असेसमेंट या डायग्नोसिस करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जो फीमेल है उसकी हम मेडिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेल्विक एग्ज़ाम में हम चेक करते हैं पेन, टेंडरनेस और मास के लिए। पेल्विक एग्ज़ाम के टाइम पे अगर पेन फील हो सकता है फीमेल को, पेन किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, ब्लड कलेक्ट हुआ है पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो उस वहाँ पे इरिटेशन कोज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगा। उसके अलावा टेंडरनेस और ए मास, अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी में क्या होगा, वहाँ पे एक मास और टेंडर एब्डोमेन क्या होता है, फील होता है। ठीक है। नेक्स्ट HCG का लेवल। HCG लेवल जो होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि इंक्रीज़ होता है हर तीसरे दिन पे, लेकिन एबनॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, HCG हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम होने, ज़्यादा होने की बजाय क्या होता जाएगा, कम होने लग जाएगा। वो इंडिकेट करता है किसके लिए, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। तो HCG का लेवल हम चेक करेंगे ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल कंडीशन है कोई। नेक्स्ट हम देखते हैं सीरम प्रोजेस्ट्रॉन लेवल। प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है वो भी मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। HCG का लेवल कम होता है तो ऑल्सो कम होगा किसका, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का लेवल कम होता है। अगर ये लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml होता है जिसको हम कंसिडर करते हैं एबनॉर्मल। अगर 25 नैनोग्राम से ज़्यादा होता है तो वो आता है किसके अंदर, नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे USG करेंगे। USG में हमें क्या फाइंड होगा, USG में हमें सबसे पहले फाइंड होगा एम्प्टी यूट्रस, क्योंकि जो प्रोडक्ट इम्प्लांट हुआ है कंसेप्शन प्रोडक्ट वो कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, अदर देन एंडोमेट्रियल कैविटी। तो एंडोमेट्रियल कैविटी के अलावा इम्प्लांट हुआ है तो जो यूट्रस की कैविटी है वो हमें कैसी फील होगी, एम्प्टी फील होगी, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट का इम्प्लांट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या फील होगा, ट्यूबल स्वेलिंग, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो सकता है, ट्यूब्स के अंदर, ट्यूब के किसी भी पार्ट में। तो ट्यूब कैसी दिखाई देंगी, ट्यूब स्वेल दिखाई देंगी, यानी स्वेलिंग दिखाई देगी ट्यूब्स के अंदर। नेक्स्ट हम लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं कि कौन सी साइट है जहाँ पे क्या हुआ है, इम्प्लांट हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्डोसेंटेसिस। कैल्डोसेंटेसिस क्या होता है, कैल्डोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जो पाउच ऑफ डगलस होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो यूट्रस और रेक्टम के बीच के अंदर, बीच में जो कैविटी होती है जो पेरिटोनियल से कवर होती है, उस कैविटी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, फ्लूइड होता है। लेकिन अगर हम वहाँ से फ्लूइड का सैंपल लेते हैं तो फ्लूइड के साथ साथ अगर हमें वहाँ पे ब्लड दिखाई देता है तो वो इंडिकेट करता है इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज को। और इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज किसकी वजह से होता है, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, तो इंट्रापेरिटोनियल ब्लड, इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में क्या होगा, ब्लड कलेक्ट होगा। तो नॉर्मली इस जो पाउच ऑफ डगलस होता है वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, फ्लूइड होता है, उसके साथ में कोई ब्लड नहीं होता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे फ्लूइड का सैंपल लेंगे और हमें वहाँ ब्लीडिंग, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है तो वो इंडिकेट करता है इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो फीमेल्स है उसको रिससिटेट करेंगे IV फ्लूइड के साथ में, ताकि पेशेंट को हम शॉक में जाने से प्रिवेंट कर सकें। और अगर फीमेल शॉक में चली गई है तो भी उसको हम क्या करना है, रिससिटेट करना है
उसकी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए। और अगर क्लिनिकली अनस्टेबल है तो भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिससिटेट करेंगे फ्लूइड के थ्रू। और उसके साथ साथ में अगर नीड होती है, ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई है तो उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है, अर्ली ट्रीटमेंट होता है प्रेगनेंसी का, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो क्या होता है, मिथोट्रेक्सेट एक मेडिसिन होती है जो 50 mg देंगे हम, ये पर डे और ट्वाइस इन डे हम दे सकते हैं। ये क्या करती है, जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, यानी जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं जहाँ से HCG का सिक्रेशन होता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट ही हैं जो क्या करते हैं, इन्वेड होते हैं मसल्स में जाके, जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। यानी अगर उनके ट्रोफोब्लास्ट की ग्रोथ अगर स्टॉप हो जाती है तो इन्वेड नहीं हो पाएंगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे, और वहीं पे क्या हो जाती है, प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने क्लिनिकल वेराइटीज़ पढ़ी थी, उन क्लिनिकल वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या मैनेज करेंगे। यानी हमने 3 तरह की क्लिनिकल वेराइटीज़ देखी थी, एक्यूट, क्रोनिक और अनरप्चर। तो इन क्लिनिकल वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट या फिर रप्चर। अगर जो प्रेगनेंसी है, यानी जो ट्यूब्स है वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, तो फीमेल एक इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो सकती है फीमेल में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, ब्लड लॉस हो चुका है, एक मैसिव हेमरेज की वजह से फीमेल शॉक में जा सकती है। तो उस फीमेल की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रिससिटेशन करेंगे, किसके साथ में, ब्लड या फिर फ्लूइड के साथ में, या तो फ्लूइड देंगे या फिर ब्लड। उसके साथ साथ में हम लेप्रोटोमी करेंगे, यानी एब्डोमिनल वॉल को क्या करते हैं, इंसाइज करके हम जो ट्यूब्स है उसकी कंडीशन को क्या करते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेप्रोटोमी इंसाइज करके वहाँ पे ट्यूब्स को क्या करते हैं, देखते हैं। साथ साथ में हमें क्या करना है, रिससिटेशन करना है फ्लूइड और ब्लड के साथ में, फीमेल को शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, उसकी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स होने से बचाने के लिए। डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट होता है इसका, वो होता है साल्पिंजेक्टोमी, यानी हमने एब्डोमिनल वॉल को इंसाइज करा, ट्यूब्स को देखा, ट्यूब रप्चर हो गई है, तो उस ट्यूब्स को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो ओवेरी ट्यूब्स का जो जंक्शन होता है, यूट्रन ट्यूबल, यानी जो यूट्रस से जहाँ ट्यूब्स अटैच होती हैं उस वाले पार्ट को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और ट्यूब्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अराइज होती है क्रोनिक कंडीशन में भी हम वही करते हैं। सबसे पहले लेप्रोटोमी करते हैं, यानी लेप्रोटोमी करके एब्डोमिनल वॉल को इंसाइज करके हम क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं किसकी, ट्यूब की। क्योंकि क्रोनिक कंडीशन है वो अचानक से अराइज नहीं होती है, इसमें क्या होता है, ट्यूब्स रप्चर हुई, वापस हील हो जाती है, फिर से रप्चर हो जाती है, फिर हील हो जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग होती है, फिर वापस हील हो जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एब्डोमिनल वॉल को इंसाइज करके जो ये ब्लड क्लॉट है इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के बाद में इसका भी जो मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, साल्पिंजेक्टोमी होगा, यानी जो ट्यूब्स है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि बार बार क्या हुआ है, रप्चर हुआ है, हीलिंग हुई है, रप्चर हुआ है, हीलिंग हुई है, वहाँ से ब्लीडिंग हुई है, तो उस कंडीशन में वो ट्यूब्स क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उस कंडीशन में भी उस ट्यूब को हमें क्या करना है, रिमूव करना है वहाँ से, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्पिंजेक्टोमी। नेक्स्ट आता है अनरप्चर्ड की कंडीशन में, अगर ट्यूब्स रप्चर नहीं हुई है, सबसे पहले हम क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं मदर की। अगर मदर की कंडीशन है, स्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ टेस्ट करते हैं, बीटा HCG का लेवल चेक करते हैं हम बार बार। उसके अलावा गैस्टेशनल शक अगर क्या होता है वो उसको भी हम देखते हैं। अगर बीटा HCG का लेवल 1000 से कम और जो शक है उसकी साइज़ 3 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है नो इंटरवेंशन ओनली मॉनिटरिंग। ऐसी कंडीशन में हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग किसकी करते हैं, बार बार जो HCG का लेवल है उसको हम चेक करते हैं, वो डिक्रीज़ हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है उस कंडीशन को। उसके बाद में अगर अपने आप ये अगर ये जो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट है इससे अगर हेल्प नहीं मिलती है या इससे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, जो मिथोट्रेक्सेट होती है, जो एक कीमोथेरेपेटिक एजेंट होता है, ये मिथोट्रेक्सेट मेडिसिन देते हैं। ये मिथोट्रेक्सेट क्या करती है, जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को रोकती हैं,
हैं। और इसके अलावा इसमें भी हम मीथोट्रेक्सेट भी हम किस कंडीशन में देते हैं, एक तो बीटा एसजीजी का लेवल 5000 पर इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से क्या हो कम होना चाहिए। उसके अलावा जो गैस्ट्रेशनल सैक है वो भी 4 सेंटीमीटर से क्या हो कम होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, मीथोट्रेक्सेट मेडिसिन देते हैं। अगर एचसीजी का लेवल ज़्यादा है और गैस्ट्रेशनल सैक भी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। एंड रप्चर कंडीशन में क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से मदर को देखते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अगर सफल नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। किसके थ्रू, मीथोट्रेक्सेट के थ्रू। मीथोट्रेक्सेट क्या करती है, ट्रोफोब्लास्टिक जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। अगर इनसे भी नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो पेल्विक है जो पेल्विस है उसको असिस्ट करते हैं, यानी जो ट्यूब्स हैं उनको क्या करते हैं, हम देखते हैं लेप्रोस्कोपी और लेप्रोटोमी की हेल्प से। उसमें हम जो अफेक्टेड ट्यूब हैं, इस जो प्रेगनेंसी है इसको हम 2 तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या जो सर्जिकल मैनेजमेंट बोले हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो साल्पिंजोस्टोमी और दूसरा है साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेस्टोमी का मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी है यानी जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है जो इम्प्लांट हुआ है, सिर्फ उसी को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। यानी एब्डोमिनल इंसिजन किया, एब्डोमेन को इंसाइज किया, लेप्रोटोमी की, उसके बाद में ट्यूब्स को देखा हमने, ट्यूब में से हमने क्या करा, जो प्रेगनेंसी है जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके अलावा साल्पिंजेक्टोमी करेंगे, यानी जो प्रेगनेंसी है उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ट्यूब को भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्पिंजेक्टोमी। यानी जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसके साथ साथ जो ट्यूब है उसको भी क्या कर दिया, इंसाइज करके उसको भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उस कंडीशन को बोलते हैं साल्पिंजेक्टोमी। तो ये होता है डेफिनेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट किससे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।